सलीम दुबई में सख्त मजदूरी करके अम्मा को पैसे भेजता और कहता, मेरी बेटियों के लिए जमा करती जाएं, कल को उनकी शादियां करनी है। लेकिन अम्मा वो सारे पैसे छोटे बेटे को दे देती और कहती, अपने पाँव पर खड़ा हो जा। और उसने उन पैसों से करोड़ों कमा लिए और एक आलीशान कोठी में चला गया। और जब बड़ा बेटा वापस आया तो अम्मा बोली, तेरी बीवी सब कुछ खा गई, और ये कहकर छोटे बेटे के पास चली गई। तो सलीम बीमार पड़ गया और बेटियों को देखकर अंदर ही अंदर मरता जा रहा था। एक रात वो तहज्जुद के लिए उठा और रो रो कर दुआएं करने लगा। तभी जाए नमाज एक जगह से हटाया तो वो सजदे में गिर गया, क्योंकि नीचे आहास तावाख अराता हाथ। सलीम की जब तीसरी बेटी पैदा हुई तो माँ ने उसे बातें सुनानी शुरू कर दी कि ये तो 3 बोझ हैं तुम्हारे सर पर, उनका कुछ करो, उनके बारे में अभी से सोचो। बेटा तुम्हारा कोई है नहीं जो तुम्हारा साथ दे और उन कम वक्तों के लिए जहेज इकट्ठा करता फिरे। इसलिए जो भी करना है तुमने करना है। सलीम की बीवी माथे पर बुल डाले सास को देख रही थी, छोटी सी बच्ची को गोद में लिए बहला रही थी। सलीम कहने लगा कि अम्मा, मैं कोशिश करता तो हूँ, घर के अखराजात हैं, फिर आए रोज छोटे भाई शारिक के भी खर्चे मुझे उठाने पड़ते हैं। चलो अगर उसकी नौकरी लग जाए तो भी बेहतरी हो जाए, लेकिन वो तो जैसे तवज्जो भी नहीं देता। यूनिवर्सिटी से आता है और अपने कमरे में बैठ जाता है, फिर मोबाइल से लगा रहता है, फिर ये किसी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। सलीम की वालदा जुलेखा बेगम के माथे पर बल पड़े, कहने लगे कि अब मेरे छोटे बेटे पर नजर रखोगे, उसके उठने बैठने में नजर रखोगे। यकीनन ये सब कुछ तुम्हारी बीवी तुम्हें सिखाती होगी। वो कहने लगा कि बात बीवी के सिखाने की नहीं है, मुझे तो आपने जिम्मेदारियों में उसी वक्त डाल दिया था जब मेरी उम्र 16 साल थी। अब्बा को शुगर हो गई थी और आपने कहा था कि सब कुछ मुझे संभालना है। मैं तब से अब्बा की दुकान संभाल रहा हूँ। अब्बा के इंतकाल के बाद भी मैंने ही सबको संभाला। अब तो वो जवान हो गया है, पढ़ लिख गया है। मैंने बड़े लड़कों को देखा है जो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं और छोटी मोटी नौकरी भी करते हैं, लेकिन शारिक ने तो जैसे कसम खा रखी है, आता है और कमरे में घुस जाता है, मोटरसाइकिल के पेट्रोल तक के पैसे मुझसे लेता है, अपने खर्चे के पैसे मुझसे लेता है। अम्मा बुरा मत मनाइएगा, लेकिन जितना खर्चा ये लड़का करता है, मेरी बीवी और 3 बच्चियों का इतना खर्चा नहीं है। पहली बार सलीम की जुबान सुनकर जुलेखा बेगम के तो तन बदन में आग लगी थी। मुझे पता है तो किसकी जुबान बोल रहा है, तो अपनी बीवी की जुबान बोल रहा है। ठीक है, अगर यही बात है तो चल उठ यहाँ से, जा इस घर से और ले जा अपनी बीवी बच्चों को। ये मेरे शौहर का घर है, मेरा घर है, मेरे शारिक का घर है। ये सुनकर सलीम कहने लगा, मेरा भी घर है, जितना शारिक का हक है मेरा भी हक है। मेरे बीवी बच्चे यहीं रहेंगे। आपको सिर्फ अपना शारिक ही नजर आता है, क्या मैं बेटा नहीं हूँ? बहरहाल माँ बेटे में तो थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, लेकिन जब वो कमरे में आया तो उसकी बीवी कहने लगी, तुम क्यों अम्मा से लड़ रहे हो, उनकी तो आदत है। वो कहने लगा, ठीक है, अल्लाह ने मुझे 3 बेटियां दी, लेकिन मैंने कभी भी अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझा। अम्मा हर वक्त उनको टोकती रहती है। ये मासूम बच्चियां मेरी माँ को क्या कहती हैं, क्या तकलीफ देती है। वे कह, ऐसा कौन सा दुख दिया है मेरी बच्चियों ने दुनिया में पैदा होकर? अगर अल्लाह ने उन्हें बेटियों से नहीं नवाजा तो क्या उन्हें बेटियों की तलब भी कभी नहीं हुई?
जब देखो उन्हें बोझ कह कह के मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। और शारिक को देखो, वो तो अपने बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। सलीम की बीवी रुमाना कहने लगी, लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी बेटियों के बारे में सोचो, क्योंकि वो बड़ी हो रही हैं। बड़ी प्यारी बेटी 10 साल की है, छोटी 8 की। चलो, छोटी तो अभी पैदा हुई है, लेकिन अभी से उनकी फिक्र करोगे तो उनकी शादी इज्जत से हो सकेगी। मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं उन बच्चियों के लिए संभाल के रखूं, और तुम्हारी तनख्वाह तो घर में ही खत्म हो जाती है। फिर बताने लगी कि इसका खालाजाद कजन जो सऊदिया में कमाने गया था, सालों में ही उसने अपना घर बना लिया और अपनी बच्चियों की शादियां भी बड़ी धूमधाम से की हैं। ये सुनकर सलीम सोच में पड़ गया था। कहने लगा, तुम अपने कजन से पूछो कि वो क्या काम करता है, क्योंकि मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, पता नहीं मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं। रोमाना कहने लगी कि मेरा कजन कौन सा पढ़ा लिखा था, तुम ऐसा करो कि ड्राइविंग सीख लो। उसने भी ड्राइविंग ही की है और अल्लाह ने उसके दिन बदल दिए। आज अपना घर है, गाड़ी है और यहाँ पर भी गाड़ियों का शोरूम खोल के बैठ गया है। बेटियां अपने घरों में इज्जत से रह रही हैं। ये सुनकर सलीम को लगा कि यही बेहतर होगा। कहने लगा, लेकिन वहां के अखराजात, जाने का वीजा, टिकट कहाँ से आएगा? कहने लगी, जो खर्चा तुम मुझे देते थे मैंने उसे एक गले में डालना शुरू कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि कुछ पैसे वहां से निकल आएंगे, और कुछ मेरे पास छोटा मोटा जेवर है, मैं वो भी बेच दूंगी। बस तुम चले जाओ। जब रुमाना ने अपने कजन से बात की तो वो कहने लगे कि सऊदिया में तो इतना काम नहीं रहा। अलबत्ता मेरा एक दोस्त है जो दुबई में गाड़ी चलाता है और वो मुझसे भी ज्यादा पैसे कमा रहा है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे मियाँ का वीजा टिकट का इंतजाम कर देता हूँ। वहां रिहाइश उसे मेरे दोस्त की तरफ से मिल जाएगी। चाहे तो ड्राइविंग कर ले, वरना वहां पर मजदूरी के पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। जब ये बात सलीम ने सुनी तो उसने ड्राइविंग भी नहीं सीखी। कहने लगा कि मैं वहां जाकर सीख लूंगा और साथ ही साथ मजदूरी कर लूंगा, लेकिन देखो यूं भी पैसे तो तुमने ही संभालने हैं। वो कहने लगी, हाँ मैं संभाल लिया करूंगी। अकाउंट उसने रुमाना का ही बैंक में खुलवाया था। उसके बाद उसका जेवर बेचकर, उसका गला तोड़कर इतने पैसे तो निकाल ही आए थे कि उसके वीजे और टिकट का इंतजाम हो जाता। रिहाइश का पहले ही रुमाना के कहने पर इंतजाम हो चुका था। जाने से पहले उसने अपनी माँ को बताया था, और ये सुनकर माँ हैरान थी कि बेटा इतनी जल्दी तैयार भी हो गया और दुबई जा रहा है। कहने लगी, ठीक है, अपने बाप की दुकान की चाबियां उधर रख, आज के बाद ये शारिक चलाएगा। सलीम ने चाबियां अपनी माँ के हाथ में रख दी। ना बेटे को प्यार किया, ना सीने से लगाया। उसका सारा प्यार तो अपने छोटे बेटे के लिए था। बड़े बेटे की तो जैसे कोई अहमियत ही नहीं थी। बहरहाल उसने भी अपनी माँ के रवैये को बर्दाश्त कर लिया था। फिर भी जाने से पहले माँ किसी के सीने से लग के रोया था, लेकिन माँ ने तो सहलाने और तसल्ली देने की भी कोशिश नहीं की, ना ही इतनी जहमत की कि बेटा जा रहा है तो उसे प्यार ही कर ले, बल्कि दूसरी तरफ रुख मोड़े खड़ी रही। वो कहने लगा, मेरी बीवी बच्चों के साथ कोई ज्यादती मत करिएगा। कहने लगी, हाँ, तेरी बीवी जैसे बड़ी शरीफ है जो ज्यादतियां बर्दाश्त करेगी। गज लंबी जुबान है उसकी। हालांकि रुमाना ऐसी नहीं थी। अभी तक चुपचाप सास के सारे काम करती आ रही थी। पोतियां भी बहुत अच्छी थी। माँ का मिजाज रखती थी, बदतमीजी नहीं करती थी, ज्यादातर चुप ही रहती थी। जैसे ही सलीम गया, जुलेखा बेगम का रवैया रुमाना के साथ बदल चुका था। अब तो शारिक भी जैसे शेर बन गया था। अपनी छोटी भतीजियों को कहता, चलो जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री करके दो। बड़ी बेटी 10 साल की थी। अपने चचा की शर्ट इस्त्री कर रही थी कि उसके हाथ से शर्ट जल गई।
جب شارق نے یہ دیکھا تو اور ایک زوردار تھپڑ اس بچی کے منہ پہ مار دیا۔ کہنے لگا، کمینی، یہ کیا کیا ہے تو نے؟ اس کا کان پکڑ کر مروڑ کے رکھ دیا۔ وہ رونے لگی، بلبلانے لگی۔ اس وقت رومانا کچن میں کام کر رہی تھی۔ جیسے ہی باہر آئی، بیٹی کو روتے دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ کیوں مارا تم نے میری بیٹی کو؟ شارق کہنے لگا، بہت بدتمیزی کر رہی ہے، میری نئی شرٹ جلا دی اس نے۔ اندھی کہیں کی؟ یہ کہنا تھا کہ رومانا نے اپنی بچی کو پکڑا، کہنے لگی، تمہاری نوکر نہیں لگتی، اپنے کام خود کیا کرو، پورا دن گھر پہ پڑے رہتے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ زلیخا بیگم کہنے لگی، خبردار، جو تم نے زبان چلانے کی کوشش کی، اگر اس گھر میں رہنا تو ویسے رہو جیسے رہنے کا حق ہے، ورنہ میں تمہیں دھکے مار کے گھر سے نکال دوں گی۔ رومانا چپ ہو گئی، بیٹی کو سینے سے لگایا جو اب بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں بٹھا کر بچی کا سر سہلانے لگی۔ 5 انگلیاں گال پہ چھپ گئی تھی اور وہ ہچکیوں اور سسکیوں سے رو رہی تھی۔ بہرحال سلیم جہاں پر کام کرتا تھا وہاں اسے سب سے پہلے مزدوری کا کام ملا تھا۔ اینٹیں پتھر اٹھانا اور انہیں تعمیر کرنا، اسے یہ کام عطا تو نہیں تھا، اس لیے محنت اور لگن سے جی نہیں چراتا تھا۔ ڈرائیونگ اسے تھوڑی بہت آتی تھی، باقی بھی اس نے سیکھ لی تھی۔ صبح سویرے 6 بجے سے دوپہر 12-1 بجے تک وہ مزدوری کرتا اور اس کے بعد ڈرائیونگ کا کام کرتا۔ ایک سیٹ کی گاڑی چلاتا تھا۔ شام کو جا کے فارغ ہوتا، گھر آتا تو اپنا کھانا پینا سارا انتظام خود کرنا پڑتا۔ فون اس کے پاس تھا نہیں کہ بیوی بچوں سے رابطہ رکھ سکتا۔ رہائش بھی اسے مفت نہیں ملی تھی، بلکہ کمرے میں جتنے مرد رہتے تھے سب کو اپنے اپنے حصے کا کام بھی کرنا پڑتا تھا اور اپنے اپنے حصے کا کرایہ بھی دینا پڑتا تھا۔ اور یہ ضرور ہوا تھا کہ رومانا کے کزن کی تعلق کی وجہ سے اسے رہائش ملنے میں مشکل پیش نہیں آئی تھی اور نوکری بھی جلدی لگ گئی تھی۔ بہرحال 1 مہینے بعد اس نے پیسے بھیجے تھے۔ جب رومانا کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تو خوش ہو گئی، پیسے اچھے خاصے تھے۔ وہ جب بینک سے پیسے نکلوا کے لائی، تک اتفاق تھا کہ بینک سے باہر ہی شارق موٹر سائیکل پہ کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ جب اس نے رومانا کو بینک سے باہر نکلتے دیکھا تو وہ ٹھٹکا تھا۔ اس نے چپ چاپ رومانا کا پیچھا کیا۔ وہ چادر میں کچھ لپیٹ کر لے کے جا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بینک سے آئی ہے تو پیسے لے کے آ رہی ہوگی۔ اس کا دماغ فوراً سے کام کر گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سلیم نے پیسے بھیجے ہوں گے۔ جیسے ہی رومانا گھر آئی تو تھوڑی دیر بعد ہی شارق بھی گھر پہ آ گیا اور اپنی ماں کے کان میں جا کے سب کچھ بتا دیا۔ یہ بات جب زلیخا بیگم نے سنی تو وہ تو آپے سے باہر ہوئی تھی۔ فوراً سے رومانا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ جیسے ہی رومانا نے دروازہ کھولا تو کہنے لگی، ہٹ پیچھے۔ اسے پیچھے دھکا دیا۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، کیا ہوا؟ اس کی الماری کھول کر پیسے ڈھونڈنے لگی۔ رومانا نے ابھی ہی پیسے دراز میں رکھے تھے، ابھی تو لوک بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی ساس کمرے میں آ گئی۔ جیسے کہ دراز کھولی تو پیسے دیکھ کر فٹافٹ سارے پیسے پکڑ لیے۔ رومانا کہنے لگی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہ میرے پیسے ہیں۔ کہنے لگی، اپنے باپ سے نہیں لے کر آئی تو میرے بیٹے کی کمائی ہے اور اس پر پہلا حق میرا ہے۔ چل ہٹ پیچھے، تجھے جو چاہیے ہوگا تو مجھ سے مانگے گی۔ اتنا اختیار میں نے تجھے نہیں دیا کہ تو میرے بیٹے کو بے وقوف بنائے اور پیسے لے کر اپنی جیبیں بھرتی پھرے۔ وہ کہنے لگی، میرا شوہر اپنی بچیوں کے لیے بیرون ملک گیا تاکہ میں ان کے لیے پیسے جمع کر سکوں، لیکن ساس نے اس کی منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔
کہنے لگی اپنی زبان سنبھال کے بات کر اور اپنی اوقات میں رہ، خبردار جو تو نے کچھ بھی سلیم کو بتانے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگی کیوں نہ بتاؤں، میں تو بتاؤں گی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ زلیخا نے شارق کو اندر بلا لیا۔ اس نے دونوں بیٹیوں کو کمرے سے باہر نکال رہا اور چھوٹی بیٹی کو گلے سے پکڑ لیا اور اسے ہوا میں چھوڑ دیا، مطلب کہ ہاتھ سے اس کا گلا پکڑ رکھا تھا، باقی بچی تڑپ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو رومانہ کی جان نکلی۔ اس کی ساس نے رومانہ کا بازو پکڑا رکھا تھا، کہنے لگی تیری بیٹی کو تیرے سامنے جان سے مار ڈالیں گے، اور اسی طرح تیری دوسری بیٹیوں کو بھی اگر تو نے میری بات سے اختلاف کیا۔ بچی تڑپ رہی تھی اور ان دونوں ماں بیٹے کو ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ رومانہ کہنے لگی جو آپ کہیں گی میں کروں گی، خدا کے لیے میری بچی کو چھوڑ دو، وہ مر جائے گی۔ رومانہ روئے جا رہی تھی، اپنا آپ اپنی ساس سے چھڑوا رہی تھی، لیکن ساس بڑی جاندار تھی۔ بہرحال شارق نے پھر بچی کو بیڈ پر پھینکا تھا۔ بچی رونے لگی۔ رومانہ نے جلدی سے بچی کو پکڑ کے سینے سے لگایا تھا اور خود بھی رونے لگی۔ جانتی تھی کہ یہ بے حس لوگ ہیں اور سلیم سے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ رابطہ ہو بھی جاتا تو جہاں وہ گیا تھا اتنی جلدی واپس تو نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے اس نے پہلی بار پیسوں کی شکل دیکھی تھی۔ یہی سوچا تھا کہ اپنے اخراجات نکال کر کچھ پیسے ساس کو بھی دے گی، لیکن باقی کے پیسے رکھ لے گی تاکہ بچیوں کے جہیز کے لیے جمع کر سکے۔ لیکن ساس نے جو کچھ کیا تھا وہ کانپ کے رہ گئی تھی۔ ساس نے سارے پیسے اپنے ہاتھ میں رکھے تھے۔ رومانہ کی زندگی ویسے ہی گزر رہی تھی۔ کھانے کو بس روٹی سالن ہی ملتا تھا، بچوں کو دودھ مل رہا تھا۔ اسکول کی فیس جب وہ مانگتی تو ساس اسے 100 باتیں سنا کر پھر دیتی تھی، کہتی تھی یہ نہ سمجھ کہ تیرے شوہر کی کمائی ہے، میرا بیٹا ہے، میں نے اسے پیدا کیا تھا، تجھ میں تو اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ تو بیٹا پیدا کر سکے، اس لیے جب تک میں زندہ ہوں اس کی کمائی میں کھاؤں گی۔ وہ کچھ نہیں بولی، جانتی تھی کہ اس وقت بے بس ہے۔ وہ تو سلیم سے رابطہ بھی نہیں کر پائی تھی، کیونکہ ساس گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی تھی کہ وہ میکے جائے اور رابطہ کرے۔ فون اس کے پاس بھی نہیں تھا، کیونکہ سلیم کے حالات کبھی اتنے اچھے ہوئے نہیں تھے کہ اپنی بیوی کو موبائل فون لے کر دے سکتا۔ کبھی کبھی کہیں سے فون کرتا بھی تھا تو ماں کے نمبر پر ہی کرنا پڑتا، اور وہ نہ رومانہ کرواتی تھی نہ بچیوں سے۔ یہی کہتی تھی کہ کچھ ماں کا بھی خیال کر لیا کر، ماں کو بھی بھیج دیا کر، تیری بیوی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں ہر چیز کے لیے۔ وہ حیران تھا کیونکہ اس نے رومانہ سے کہا تھا کہ وہ 10,000 اس میں سے اس کی والدہ کو دے دیا کریں اور گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو، جو زائد پیسے ہیں وہ جمع کر لیا کرے۔ بہرحال وقت گزرنے لگا۔ جب بھی مہینہ پورا ہوتا رومانہ کی ساس بینک میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتی، سارے پیسے نکلواتی اور اپنے ہاتھ میں رکھ لیتی، یہاں تک کہ ATM اور چیک بک بھی اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ جو پیسہ آتا کنجوسی سے گھر میں خرچہ کرتی، اور یہ کنجوسی صرف رومانہ اور اس کی بیٹیوں کے لیے تھی۔ بیٹے نے نہ تو نوکری ڈھونڈی تھی اور نہ ہی نوکری کرنے کا اس کا کوئی ارادہ تھا۔ ایک بار اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ایک سستا سا پلاٹ مل رہا، نئی نئی سوسائٹی بنی ہے، اگر اب ہم نے یہ خرید لیا تو 2 سال میں بہت مہنگا ہو جائے گا۔ اماں، اگر پیسے ہیں تو تم مجھے دے دو،
मैं प्लॉट खरीदूंगा और वहां पर बंगला बनाऊंगा। ये सुनकर फौरन से सारे जमा किए हुए पैसे जुलेखा बेगम ने शारक के हाथ में रख दिए। उसने प्लॉट खरीद लिया, जो कि उस वक्त 10 लाख का आया था। सोसाइटी बड़ी तेजी से आबाद होने लगी थी। 1 साल गुजरने के बाद इतने पैसे हो गए थे कि उसने थोड़ा थोड़ा सा तामीर का काम भी शुरू करवा दिया। दूसरी जानिब सलीम वहां पर मेहनत कर रहा था ताकि उसकी बच्चियां इज्जत से अपने घर की हो सकें, और जानता था कि रोमाना की आदत किफायत शारी की है। कुछ न कुछ वो हमारे बुढ़ापे के लिए भी जोड़ के रख लेती, या छोटा मोटा अपना घर ही खरीद ले, क्योंकि वो जितना कमाता था सब का सब रोमाना को भेज देता था। इस बात से अनजान था कि सारा पैसा उसकी माँ रोमाना के हाथ से छीन लेती है। वो कुछ भी अगर बोलती है तो उसकी बेटियों को उसके सामने मारने लगती है कि उनको जान से मार डालूंगी। मैक्का उसका वैसे भी दूसरे शहर में था और वो वहां जा नहीं सकती थी। फोन उसके पास था नहीं, बस एक अजियत की जिंदगी थी जो रोमाना और उसकी बेटियां गुजार रही थी। 1 साल गुजर गया था, लेकिन 1 रुपया भी रोमाना के हाथ में नहीं आता था। अपनी बच्चियों को वो बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन शारिक जब भी देखता है कि वो काम में मसरूफ है, वो बेटियों को अपने कमरे में बुलाकर डराने धमकाने लगता है कि खबरदार, जो तुमने अपनी माँ को कुछ बताया, कभी अपने कपड़े इस्त्री करवाता तो कभी अपने कमरे की सफाई करवाता, कभी उनका मुंह पकड़कर दबा देता और कहता कि चलो दफा हो जाओ यहां से। अपने भाई के पैसों पर वो ऐश कर रहा था। पूरा दिन घर पर बैठा रहता। कभी कहता कि भाभी मेरे लिए चाय बना कर दो, तो कभी कहता है कि मेरे दोस्त आने वाले हैं, अच्छा खाना बनाओ। और वो अच्छा खाना सिर्फ शारिक, उसके दोस्त और उसकी माँ ही खाती थी, क्योंकि उसकी माँ फरज को लॉक कर देती थी। कहती थी कि तुम अपनी बेटियों को सूखी रोटी बनाकर दे दो, अचार पड़ा है उससे खा लो, ये खाना दोपहर को मैं खाऊंगी। अजीब लालची किस्म के लोग थे। एक सलीम की ही आदत अच्छी थी। यही वजह थी कि अब तक रोमाना ने बड़े सब्र के साथ जिंदगी गुजारी थी। फिर उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो हम एक फैक्ट्री लगाते हैं, मेहनत करेंगे तो हम लाखों कमाएंगे। ये दिमाग में आते ही उसने फिर से अपनी माँ से पैसे मांगे थे। इस बार तो माँ ने सलीम के पैसे भी दिए और साथ में अपने जेवर को बीच कर भी सारे पैसे शारिक को दे दिए। उसने कारोबार शुरू किया। जब भी पैसे आते, घर के इखराजात निकाल के सारे पैसे वो शारिक को दे देती थी। काम अच्छा खासा चल निकला था, लेकिन मजाल है कि शारिक ने 1 पाई भी अपनी माँ के हाथ में रखी हो। बस यही कहता था, अभी काम नहीं चल रहा, मुनाफा नहीं आ रहा। अब तो वो अच्छा खासा कमाने लगा था, अपने बैंक में पैसा भरने लगा था। फिर उसने उसी प्लॉट पर तामीर दोबारा से शुरू करवा दी। उसको आलीशान घर में तब्दील करवा चुका था। घर बनने के बाद बेहद खुश था। 8 साल का अरसा भी गुजर गया और वो ठीक ठाक कमाने लगा था। अब उसे एक अच्छी और खूबसूरत अमीर लड़की से शादी करनी थी। लेकिन इन्हीं दिनों सलीम वापस आ गया, क्योंकि इन 8 सालों में इसने हर महीने 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 लाख रुपए रोमाना को भेजा था। उसको लगता था कि इन 5 सालों में जितने पैसे वो भीन चुका है, बेटियों के जहेज के लिए काफी होंगे। बड़ी बेटी तो 18 साल की हो गई थी। 10वीं जमात के बाद उसकी दादी ने उसे आगे पढ़ने ही नहीं दिया था। अलबत्ता वो प्राइवेट पढ़ रही थी। प्राइवेट 12 जमात कर चुकी थी। छोटी बेटी भी मैट्रिक कर चुकी थी। सबसे छोटी बेटी अभी ज्यादा बड़ी नहीं थी, अलबत्ता स्कूल जाती थी। दोनों बेटियों ने मिलकर घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी
और रुमाना ने भी सिलाई सीखकर कपड़े सीने शुरू कर दिए थे, जिससे वो थोड़े बहुत खर्चे पूरे कर लेती थी। अपने कपड़े बना लेती थी क्योंकि सास तो सिर्फ खाने को ही देती थी, उसके अलावा कुछ नहीं। रुमाना के बालों में भी सफ़ेदी आने लगे थी। सलीम का भी यही हाल था। मेहनत कर करके अब तो थक चुका था। सोच रहा था कि घर जाएगा तो सुकून से बाकी की जिंदगी गुजारेगा। लेकिन जब घर आया तो घर की हालत बीवी बच्चियों को देखकर उसका तो दिल रोने को चाह रहा था। लग ही नहीं रहा था कि वो उसकी बेटियां हैं। वो पुराने कपड़ों में मलबूस थी, चेहरे पे रौनक तक नहीं थी और ट्यूशन के बच्चों को पढ़ा रही थी। जब उसने रुमाना को आवाज दी तो रुमाना कपड़े छोड़कर उसके पास आ गई तो के साथ लग कर रोने लगी। सारी बात उसे बताएं, वो तो जैसे हिम्मत हार बैठा था। 8 साल उसने अनथक मेहनत की थी, यही सोचकर कि अब जाएगा तो अपना मकान होगा, बच्चियों के लिए रिश्ते देखेगा और उनकी शादियां कर देगा। ये नहीं पता था कि माँ ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। माँ ने जब देखा कि सलीम के तेवर बिगड़ने लगे तो फौरन से बेटे से मिले बगैर ही चुपचाप घर से बाहर निकल गई। जब वो माँ के कमरे में गया तो कमरा खाली था। शारिक ने जब ये सुना कि भाई वापस आ गया है तो बाहर से ही माँ को लेकर अपने बंगले में चला गया। माँ तो ठाट बाट देख के हैरान थे और खुश भी बहुत थी। कहती थी कि ये मेरा घर है, और शारिक फिलहाल चुप था क्योंकि उसे शादी करनी थी और माँ के बगैर तो उसे रिश्ता मुश्किल से मिलता। इसलिए यही कहता है कि अम्मा सब कुछ तेरा ही है। बहरहाल सलीम ने 2 दिन में पता लगवा लिया था कि शारिक का घर और फैक्ट्री कहाँ है। सबसे पहले वो घर गया, चौकीदार से कहने लगा कि शारिक को तो बाहर बुला लो। शारिक ने कहा कि दरवाज़ा खोल दो। जैसे ही सलीम अंदर आया तो कहने लगा कि तुमने मेरे पैसों से अपना बंगला तामीर करवा लिया। वो कहने लगा, हाँ कर लिया, तुमसे जो हो सकता है कर लो, ये मेरे दिमाग का नतीजा है। मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और देखो आज अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और तुम वहीं के वहीं हो। कहते हो तो खैरात के तौर पर मैं उस घर में से अपना हिस्सा तुम्हें दे देता, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना सर मेरे पैरों पर रखना पड़ेगा। सलीम कहने लगा, मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारे हिस्से पे, चाहो तो घर बेचो और अपना बाकी का हिस्सा भी ले लो। मैंने अपने रब पर मामला छोड़ दिया, वो ही तुम्हें पूछेगा और वो ही इंसाफ भी करेगा। वो हंसने लगा, कहने लगा, अगर यूं ही अल्लाह ताला फौरन से पूछने लगे तो दुनिया सिधर न जाए। यहाँ सालों साल लोग गुनाह करते हैं और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होता। दूसरों की जमीनों पर कब्जा करते हैं और खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। दूसरों का पैसा लूटकर अपना घर बनाते हैं और खुश रहते हैं। अरे कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। मैं भी इस्तिग़फ़ार की 4 तस्बीहां करूंगा और बख्शा जाऊंगा। मैंने देखा हद सारी जिंदगी गुनाह करने के बाद लोग 2 हज करते हैं। मौलाना साहब कहलवाते हैं और हाजी साहब कहलवाते हैं और फिर जन्नत में चले जाते हैं। वो इस बात से अनजान था कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है। सलीम वापस आ गया, अपने बाप का घर भी बेचकर अपने भाई को उसका हिस्सा दे दिया। खुद छोटे से मकान में आ गया था, लेकिन जब बेटियों को देखता तो जी जलता था। तीनों ही जवान होने लगने लगी थी। बड़ी बेटी बच्चों को पढ़ाती रहती, आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ चुके थे, और रिश्ता देखने भी आता तो घर की हालत देखकर और बच्ची की पीली रंगत और काले हल्के देखकर चला जाता। वो अब बीमार रहने लगा था, काम नहीं होता था।
रुमाना भी हर वक्त खांसती रहती, साथ साथ कपड़े सीती रहती। घर का खर्च ही करना बहुत मुश्किल हो गया था। बहरहाल सलीम ने दुबई में भी कभी नमाज नहीं छोड़ी थी और अब भी बीमारी के बावजूद वो नमाज पाबंदी से पढ़ता था। एक बार तहज्जुद में उठकर उसने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी तो बेइख्तियार रोने लगा कि मेरा क्या कसूर था, मैं तो उन थक मेहनत करके भी खाली हाथ रह गया। मेरी बच्चियों की उम्र बढ़ती जाएगी और बना जहेज के कोई उनसे शादी नहीं करेगा। मैं क्या करूँगा? ये सोच इसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही थी। वो फूट फूट के रोता था। दूसरी तरफ उसके भाई की शादी हो चुकी थी। बड़ी धूमधाम से उसने अपनी शादी की थी। सबको बुलाया था, लेकिन अपने बड़े भाई और भाभी और बच्चियों को नहीं बुलाया। सलीम के सजदे तवील होने लगे और एक बार उसने देखा कि जैसे ही उसने तहज्जुद की नमाज से फारिग होकर जाए नमाज उठाया, उसे नीचे एक सांप नजर आया। उसके तो जैसे होश उड़ के रह गए थे। सांप वहां क्या कर रहा था? और उसने देखा कि वो उसी घर के एक कोने में चला गया जिस मकान को उसने खरीदा था। कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, क्योंकि पैसे ज्यादा नहीं थे। टूटा फूटा बोसीदा सा मकान था जो उसने खरीदा था। उसने देखा कि एक कोने में सुराख था जहां वो सांप जा चुका था। सलीम को खौफ आने लगा कि कहीं ये सांप उसे और उसके बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। उसने अगले ही रोज एक मजदूर को बुलाया और खुदाई की ताकि सांप को ढूंढकर मार सके। थोड़ी सी खुदाई पर ही देखा कि वो सांप एक संदूक पर लिपटा हुआ था और जैसे ही उसने सलीम को देखा, वो डांप उस संदूक से हटकर एक कोने में घुस गया। जब देखा गया तो वो कोना खाली था। सांप कहीं नजर नहीं आया। मजदूर कहने लगा, ये संदूक किसका है? वो कहने लगा, घर मेरा है तो संदूक भी मेरा है। वो मजदूर कहने लगा, शायद उसमें सोना चांदी या कुछ है, तभी ये सांप उसकी हिफाजत कर रहा था। शायद ये तुम्हारे लिए हिफाजत कर रहा था। तुम्हें ही देखकर देख लो गायब हो गया। ये शायद अल्लाह की तरफ से कोई मदद है, ये कह के वो मजदूर जा चुका था। जैसे ही सलीम ने उसका जंग आलूद ताला जरा सा खींचा तो संदूक खुल गया। देखा तो सोने और हीरे के जेवरात थे जिनकी कीमत उस वक्त करोड़ों थी। उसने वो जेवरात बेचे, अपने भाई से बड़ा बंगला खरीद चुका था और अपनी गाड़ियों का शोरूम भी बना चुका था। इसके अलावा भी इसके पास पैसे खत्म नहीं हो रहे थे। ये इसकी माँ ने दूसरी तरफ ये देखा कि छोटे भाई की बीवी अय्याश किस्म की औरत थी, लाखों की शॉपिंग करती थी। इतनी इसकी आमदनी नहीं थी जितनी इसकी बीवी के खर्च करती है। इसलिए बहुत जल्द इसके भाई का सब कुछ बिक गया था। वो कंगला हो गया था। इसकी फैक्ट्री को आग लग गई, सब नुकसान हो गया। बीवी भी इसे छोड़कर चली गई। अब वो एक छोटे से मकान में अपनी माँ के साथ रहता था और अल्लाह ने सलीम को सब कुछ दे दिया। ये इसकी ईमानदारी और सब्र का नतीजा था, जो कभी कभी तो अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखा देता है, कभी अपने बंदों के लिए आखिरत में बहुत बड़े इनाम की सूरत में संभाल के रखता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दुनिया में भी सिला मिलता है और आखिरत में भी।